विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कॉपर है, कॉपर, निकल एंड क्रोमाइट। तो कॉपर लाइक आयरन इट इज़ ऑल्सो अ मेटल एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल होता है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है? इसका यूज़ बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में होता है, प्लस इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में भी होता है फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स। तो ऑटोमोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसको आयरन और निकल के साथ मिक्स करके स्टेनलेस स्टील भी बनाया जाता है। एलॉय एलॉय कॉपर का एलॉय जो होता है जिंक के साथ अगर हम बनाते हैं तो इसको ब्रास बोलते हैं, और टिन के साथ बनाते हैं तो ब्रॉन्ज बोलते हैं। कॉपर की माइनिंग जो होती है बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होती है इसकी माइनिंग, वेरी टीडियस। क्योंकि जो भी कॉपर के ओर्स होते हैं उसमें कॉपर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। दैट इज़ वाई बहुत कॉस्टली पड़ जाता है ये। इंडिया की बात करें, इंडिया में कॉपर का रिज़र्व तो इंडिया जो है उसमें रिज़र्व इतना अच्छा खासा नहीं है कॉपर का। इट्स अ वेरी पुअर कंट्री फॉर इन रिगार्ड टू रिजर्व्स ऑफ कॉपर। तो इंडिया के पास जो कॉपर होता है वो लो ग्रेड ओर का होता है। लो ग्रेड का मतलब इसमें 1% कम से भी मेटल कंटेंट होता है, जबकि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो अच्छा कॉपर का अच्छा अमाउंट कम से कम 2.5 होना चाहिए, मगर इंटरनेशनल लेवल से भी कम हमारे यहाँ पाया जाता है। तो दैट इज़ वाई ये लो ग्रेड कॉपर की कैटेगरी में आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसको इंपोर्ट भी करने की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो जैसा कि हमने बताया कि बहुत अच्छा खासा रिज़र्व नहीं है हमारे पास, तो बट फिर भी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो झारखंड, एमपी और राजस्थान के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, कल भी हमने बात करी थी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कल बात करी थी। याद है किसी को सिंहभूम के बारे में? यस सर। हाँ, क्या बताया था? सर, सिंहभूम के बारे में आपने बताया था कि आयरन और वहाँ पे मिलता है। हाँ, अच्छी क्वालिटी का, वेरी गुड ग्रेड आयरन यस। ओर। तो यस सर। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, यहाँ कॉपर का भी ओर पाया जाता है। और एमपी में एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और अलवर के राजस्थान के अंदर झुंझुनू और अलवर। झुंझुनू में खेतड़ी एक जगह है जहाँ पे जिसको काफ़ी कॉपर के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, खेतड़ी। तो झुंझुनू और अलवर राजस्थान में है। एमपी की बात करें तो जो एमपी है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का इंडिया के अंदर, ठीक है। और एमपी के अंदर वो हमने बताया था बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक मलांज खंड बेल्ट है। इतना डिटेल में तो नहीं पूछते, बट बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इज सफिशिएंट। तो एमपी के अंदर एमपी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जो राजस्थान है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। कम से कम 40% टोटल प्रोडक्शन कंट्री का यहीं से होता है। तो जैसे मैंने बताया था झुंझुनू में खेतड़ी वाली बेल्ट है, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा उससे आसपास के इलाके जैसे अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बट मेन इज़ खेतड़ी इन राजस्थान। और झारखंड में हमने बताया था सिंहभूम। तो ये था कॉपर के बारे में। फिर बात करते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट इज़ अ ओर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का ओर है ये। और इसका जनरली यूज़ कहाँ होता है हमारे को, तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन से बचाता है। तो जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है उसके अंदर यूज़ होता है। और इसको बहुत सारे मेटल्स के साथ मिक्स करके एलॉयज़ बनाया जाता है, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, कॉपर के साथ मिक्स करके इसको मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, रिफ्रैक्टरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, क्रोमियम जो होता है वो एडिशनल हार्डनेस इम्पार्ट करता है और टफनेस इम्पार्ट करता है अगर इसका हम एलॉय बनाते हैं तो इसका भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा खासा यूज़ होता है।
बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो 93% जो क्रोमाइट का ओर है वो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो आप उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट याद रखना, उड़ीसा के अंदर 93% ओर ऑफ क्रोमाइट पाया जाता है। और अगर बात करें कि टोटल प्रोडक्शन कितना होता है तो मैक्सिमम उड़ीसा में ही होता है। यहाँ का जो क्रोमाइट ओर है वो हाई ग्रेड क्वालिटी का होता है। इसके अलावा तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इज उड़ीसा, और इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना आपको। फिर थर्ड है, हमने पढ़ा था निकल। निकल इज़ ऑल्सो अ मेटल। निकल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और ये भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस दिखाता है कोरोजन के प्रति, और बहुत ज़्यादा टफ होता है। हाई टेम्परेचर पे भी मजबूत रहता है ये, मतलब टफनेस इसकी रहती है हाई टेम्परेचर पे। दूसरा है निकल जो होता है वो एलॉय के रूप में यूज़ करते हैं। ये मैग्नेट बनाने के काम में भी आता है, और ज़्यादातर इसका यूज़ होता है वो स्टील बनाने के काम में आता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स या आर्मर्ड प्लेट्स जो बनाते हैं उसमें निकल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसको आयरन के साथ मिलाया जाता है ताकि आयरन हार्ड बने और स्टेनलेस बन जाए। तो निकल का बहुत ज़्यादा यूज़ मिलिट्री में होता है, एरोस्पेस में होता है, मेरीन में होता है और आर्किटेक्चर में होता है। और निकल बहुत ज़्यादा यूज़ कॉइन बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो निकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, इंडस्ट्री पर्पस और एरोस्पेस मेरीन पर्पस। तो अब एक्चुअली निकल का यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं निकल का, तो जैसे स्टील के अंदर या किसी और मेटल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अगर हम इसके एक्सपोजर में आते हैं तो ब्रीदिंग थ्रू ब्रीदिंग एयर या ड्रिंकिंग वाटर या खाने में या सिगरेट में, तो स्किन कांटेक्ट अगर आ जाए इसके साथ तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्किन में। और फूड के अंदर, अगर खाने के अंदर भी अगर निकल मिल जाए, जैसे चॉकलेट, और चॉकलेट के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ में पाया जाता है, तो पोल्यूटेड वाटर्स में भी मिल जाता है ना। और जो स्मोक करते हैं सिगरेट स्मोक, उसके अंदर बहुत ज़्यादा निकल कंटेंट पाया जाता है। तो ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये सब अगर लंग में चला जाए तो लंग कैंसर करता है, नोज़ कैंसर करता है, मतलब कैंसर करता है बेसिकली। और रेस्पिरेशन फेलियर हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, हार्ट के डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, निकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर एक उड़ीसा में पाया जाता है, ये वैली है सुकिंदा वैली। सुकिंदा वैली उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके अलावा सिंहभूम में भी मिलता है, तो आपने सिंहभूम में देखा था आयरन भी मिल रहा था, कॉपर भी मिल रहा था और निकल भी मिलता है। इसके अलावा एक बहुत फेमस है जादूगुदा माइंस। जादूगुदा माइंस कहाँ है, कोई बता सकता है? कई बार पूछा हुआ है जादूगुदा माइंस, बताओ किसी को पता है? जादूगुदा माइंस आर इन झारखंड, तो यहाँ भी मिलता है। इसका 92% रिसोर्स उड़ीसा के अंदर है, बाकी के 8% ये सब बटा हुआ है अलग अलग जगह में। सो मैक्सिमम उड़ीसा में ही मिलता है। और इसके जैसे हमने बोला था कॉइन्स में यूज़ होता है, तो 5 रुपए के कॉइन में, 2 रुपए के कॉइन में, मतलब सारे कॉइन्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था निकल के बारे में। अब अगला है मैंगनीज। मैंगनीज इज़ ऑल्सो अ मेटल, और मैंगनीज जो होता है वो धारवाड़ और कडप्पा रीजन में पाया जाता है।
अब जो मैंगनीज है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, ऑलवेज इट इज़ फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद आयरन। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर है उसको बोलते हैं पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट का फॉर्मूला होता है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। सर इसको स्पेल कर दीजिए एक बार। हाँ, पायरोलुसाइट होता है PYROLUSITE, MnO2 फॉर्मूला। मैंगनीज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आयरन के साथ स्टील बनाने के लिए, तो स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। देन मतलब अगर मैं बताऊं 1 टन स्टील बनाने के लिए 6 kg मैंगनीज चाहिए होता है, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज रिक्वायर्ड। सो इसका स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स और बैटरीज के अंदर भी यूज़ होता है। बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तो इंडिया जो है पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया में पाया जाता है मैंगनीज का, आफ्टर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में है। तो अगर इंडिया में मिलता है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एक तो प्रोड्यूसर है। एक तो देखो रिजर्व मिलना अलग बात है और प्रोडक्शन होना अलग बात है। तो प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, फिर गेबन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, फिर 5th नंबर पे इंडिया प्रोड्यूस करता है। हालांकि रिजर्व सबसे ज़्यादा जिम्बाब्वे में है, मगर वो प्रोडक्शन नहीं है वहाँ पे उसका। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलाकर इंडिया का आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन करता है? हाईएस्ट उड़ीसा। तो उड़ीसा आप देख रहे हो निकल में भी कर रहा था, कॉपर में भी कर रहा था और आयरन में भी कर रहा था। मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। महाराष्ट्र में कहाँ होता है? नागपुर में होता है और रत्नागिरी में होता है। उड़ीसा में, उड़ीसा इज़ अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। तो यहाँ पे वही हमारा जो साइट है वो है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और एक क्योंझार डिस्ट्रिक्ट है। तो और यहीं से इसका प्रोडक्शन होता है मैंगनीज का। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी जगह में और जैसे गोवा में हो जाता है, गुजरात में होता है, उदयपुर और बांसवाड़ा है राजस्थान के अंदर, सिंहभूम और धनबाद झारखंड के अंदर है ना। तो यहाँ भी होता है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो वैसे मैंगनीज जैसे हमने बताया स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है, तो जितना प्रोडक्शन होता है इसका 4/5 हिस्सा, मतलब 4/5 प्रोडक्शन इंडिया खुद ही कंज्यूम कर लेता है। और ये क्योंकि एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है। तो और हर साल ये बढ़ते ही जा रहा है, तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते उतना ज़्यादा, रादर हम इसको खुद ही यूज़ कर लेते हैं। और हम अगेन अगर इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जापान सबसे पहले नंबर पे हम आता है, जिसको हम बायर की कैटेगरी में रखते हैं। तो जापान इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन मैंगनीज। इसके अलावा USA, UK, जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे में भी एक्सपोर्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉपर, निकल, क्रोमाइट ओर एंड मैंगनीज। नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी लाइट मेटल, तो इसका मैक्सिमम यूज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री में होता है, एरोप्लेन बनाने के अंदर इसको एलॉयज़ के साथ मिक्स किया जाता है दूसरे मेटल के साथ। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है आप देख लेते हैं। प्लांट्स वगैरह के बारे में आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी नहीं जानना कि कैसे बनता है, बस इतना समझ लो बॉक्साइट से मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें तो उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। 50% ऑफ टोटल बॉक्साइट यहीं प्रोड्यूस होता है उड़ीसा में। जो इसके डिस्ट्रिक्ट हैं वही कालाहांडी, कोरापुट और बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा वही सुंदरगढ़, संबलपुर भी हैं। और दो ऐसी बेल्ट हैं जहाँ पे बहुत लार्ज हाई ग्रेड बॉक्साइट डिपॉजिट हैं इसके।
एक तो है कोरापुट वाला डिस्ट्रिक्ट और एक है बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हाई क्वालिटी हाई ग्रेड बॉक्साइट मिलते हैं। तो गुजरात उड़ीसा इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। उसके बाद गुजरात में भी मिलता है ये। गुजरात सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है। भावनगर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में भी मिलता है ये। झारखंड में दुमका एक डिस्ट्रिक्ट है, दुमका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र थोड़ी थोड़ी जगहों में मिलते हैं, बट मेन इज़ अगेन और उड़ीसा। एक्सपोर्ट की बात करें तो 80% ऑफ बॉक्साइट जो यूज़ होता है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना ज़्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट करने के बजाय खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। जो हमारे मेन बायर्स हैं वो उनमें से है इटली, यूके, जर्मनी और जापान। आपको पूछे जाते हैं एल्यूमिनियम प्लांट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट जगह है वो देख लेते हैं। रेणुकूट है एक। रेणुकूट कहाँ है किसी को पता है? लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट यहीं पर है। हिंडाल्को कंपनी है, उसने। यस सर, रेणुकूट यूपी में। हाँ, तो यूपी के अंदर रेणुकूट है, वहाँ पे इसका एल्यूमिनियम का लार्जेस्ट प्लांट है। उसके अलावा हीराकुंड प्लांट भी है। तो हीराकुंड वही डैम के पास में ही है, है ना, हीराकुंड डैम के पास भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। उसके बाद केरला में है ये अलुपुरम। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो एक कोरबा भी हो गया। तो आपको पता है कि कोरबा कोरबा है कोरबा कहाँ है किसी को पता है? छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम प्लांट्स जहाँ जहाँ होते हैं उनके नाम से, जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को हो गया, माल्को हो गया, बाल्को हो गया, तो इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर होते हैं। सो कोरबा कई बार पूछा जाता है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और रेणुकूट मैंने बताया लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट है यूपी के अंदर। तो ये था बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा लेड, जिंक, टंगस्टन एंड पायराइट डिस्ट्रीब्यूशन। सीसा, जिंक, टंगस्टन और पायराइट। पायराइट एक और होता है, बाकी तीनों जो मैंने बताया वो मेटल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेड की। लेड अगेन, लेड का मेन सोर्स जो होता है और जो होता है वो होता है गलीना, जिसका स्पेलिंग है GALENA, गलीना। सर जी। हाँ, G फॉर गुजरात। गलीना का फॉर्मूला होता है PbO2। ठीक है। एंड एक्चुअली लेड होता तो मेटल है, बट इतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता है। सो हैवी मेटल होता है, मेलेबल होता है, सॉफ्ट होता है, हैवी और बैड कंडक्टर होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? एक्चुअली लेड को हम यूज़ करते थे, अगर आपने सुना हो तो पेट्रोल में यूज़ होता था बहुत। अनलेडेड पेट्रोल में मिक्सिंग होती थी, बट इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होने की वजह से इसका पेट्रोल में मिक्सिंग बंद कर दी गई, क्योंकि ये पेट्रोल में जाकर के एंटी फ्रिक्शन का काम करता था, तो हमारे इंजन को अच्छा रखता था। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? केबल के कवरिंग में, बॉम्ब बनाने में, एम्यूनेशन बनाने में, पेंट इंडस्ट्री में होता है, ग्लास मेकिंग में होता है और रबर इंडस्ट्री में होता है। इसके अलावा इसकी शीट्स बनाई जाती हैं, ट्यूब्स बनाए जाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, और जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं पाइप्स वगैरह, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स और कैलकुलेटिंग मशीन्स के अंदर भी यूज़ होता है इसका। ऑल्सो डाइंग और प्रिंटिंग में भी यूज़ होता है इसका। सो लेड इज़ अ वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट मेटल। इसका बहुत सारे यूज़फुल यूजेस हैं। रिज़र्व्स की बात करें तो इसके रिज़र्व्स हैं बेसिकली हिमालयाज़ में पाया जाता है, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और माइंस की बात करें तो राजस्थान एक्चुअली 94%, मतलब हाईएस्ट प्रोड्यूसर है लेड का। 94% का प्रोडक्शन यहीं से होता है। तो इसमें दो माइंस हैं उदयपुर के अंदर, झावर और डेबारी। ये दोनों माइंस में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ठीक है। इसके अलावा अलवर में, बांसवाड़ा और
दुर्गापुर में भी होता है। और आंध्र प्रदेश में बात करें तो कुर्नूल और नालाकोंडा। तो लेड का हाईएस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो राजस्थान में होता है। माइंस के नाम याद रखना, जावर और डेबारी। लेड के बाद आते हैं जिंक। जिंक जो है इसका जो ओर होता है उसको बोलते हैं स्फेलेराइट। ZNS फार्मूला होता है। स्फेलेराइट की स्पेलिंग होती है SPHALERITE। ठीक है। तो जिंक का मेन यूज देखते हैं। अगेन जिंक इज मेनली यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस? सर वो रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ पेंट में होता है, सिरेमिक में होता है, इंक बनाने के लिए होता है, मैचेस में होता है, मैच मतलब मैच बॉक्स। इसके अलावा बैटरीज में होता है, टेक्सटाइल्स में होता है, डाइज में होता है, रबर इंडस्ट्री में होता है, ड्रग्स में भी होता है, जैसे जिंक सर पेस्टिसाइड्स में भी होता है क्या? पेस्टिसाइड्स में नहीं होता है। पेस्टिसाइड्स नहीं बोला मैंने, पेंट्स बोला है। ड्रग्स में होता है। और ड्रग्स में हमने पढ़ा ना भी, कोरोना टाइम में जिंक की टैबलेट खाते थे, तो जिंक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। रिजर्व की बात करते हैं। अगेन लेड की तरह राजस्थान यहाँ इसका भी हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। तो वो जो झावर माइंस थी और डेबारी माइंस थी ना उदयपुर में, तो जिंक सबसे ज़्यादा जावर माइंस में होता है उदयपुर के। इसके अलावा बात करें इसके इंपोर्ट की, तो इंडिया एक्चुअली इंपोर्ट करता है जिंक। कहाँ से? USA से, कनाडा से, जिम्बाब्वे से, जापान से, मैक्सिको से। और देखो, ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए इंपोर्ट भी करता है, और कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ कंट्रीज़ को इंपोर्ट भी करता है। तो मोस्टली नहीं सॉरी, हम इंपोर्ट का और एक तो इनसे करते हैं कि USA, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान एंड मैक्सिको। और इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया, पेरू, रशिया और जायरे से भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है जिंक का। तो जिंक हो गया, लेड हो गया। उसके बाद आते हैं टंगस्टन। टंगस्टन इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। किसी को पता है टंगस्टन का क्या खास बात होती है टंगस्टन में, और इसका यूज़ कहाँ होता है? सर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यस, बल्ब बहुत। यस, बल्ब बहुत। के फिलामेंट में होता है सर। हाँ, बहुत हाई, क्या हाईएस्ट होता है सारे मेटल्स में। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है यस 3422 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू ऑल एसिड्स। इसके ऊपर कोई एसिड भी काम नहीं करता है। टंगस्टन की जो ओर है उसको बोलते हैं वुल्फ्राइट। वुल्फ्राइट वुल्फ्रैम या वुल्फ्राइट इसका ओर होता है। मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। और इसका जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो एक तो हमारी स्टील इंडस्ट्री में होता है और एलॉयज बनाने में होता है। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ ऑल्सो यूज इन अगेन बॉम्ब बनाने में, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो आर्मर प्लेट्स बनाने में, हैवी गन्स बनाने में, और टूल को कट करने के लिए, कटिंग टूल्स बनाने में। और टंगस्टन को अगर हम क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम या टाइटेनियम के साथ मिक्स करते हैं तो इसके अलॉयज़ भी बनाते हैं, जो कि बहुत हार्ड होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं और कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। और इसके अलावा इसका मेन पर्पस रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स में यूज़ होता है। अगेन इसकी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये मेनली कर्नाटका में होता है 42%। उसके बाद राजस्थान में 27%, फिर आंध्र प्रदेश में 17%, महाराष्ट्र में 9%। जो रिमेनिंग 5% है वो हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर सब मिला के होते हैं। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन जो रिज़र्व है और प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में होता है। तो डोमेस्टिक हम अपना रिक्वायरमेंट अगर हम पूरा नहीं कर पाते यहाँ से, तो हम इसको फिर इंपोर्ट भी करते हैं। और इंपोर्ट मोस्टली हम करते हैं सिंगापुर, USA और UK से। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अगेन किसको? जर्मनी, इसराइल, UK, जापान एंड स्वीडन को। तो टंगस्टन आपने देख लिया, कर्नाटका में हाईएस्ट होता है और इसका ओर होता है, उसको बोलते हैं वुल्फ्राम। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स बनाने में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है पायराइट। पायराइट जो होता है, पायराइट एक्चुअली एक ओर है, और ये
जैसे आयरन पायराइट, तो इसमें बेसिकली सल्फाइड या सल्फर पाया जाता है। तो पायराइट से हम सल्फर को निकालते हैं, और क्योंकि और सल्फर जहाँ भी होता है तो ये आयरन के साथ मिक्स होता है, तो पायराइट जो है वो सल्फाइड का और है, जैसे FeS2 आयरन पायराइट। तो यहाँ से सल्फर निकालते हैं हम। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्फर आयरन को ख़राब कर देता है, इसलिए हम हमेशा इसको निकालना पड़ता है, सल्फर को रिमूव करना पड़ता है आयरन के साथ। तो सल्फर का यूज़ कहाँ होता है? सल्फर का अगेन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, जिसका कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, हर जगह यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट का पता इस बात से लगा सकते हैं कि उस कंट्री में कितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का कंजम्पशन हो रहा है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड हर जगह काम में आता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र से आपको पता चल जाएगा खेती के बारे में, केमिकल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। तो दैट इज़ वाई सल्फर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। इसके अलावा सर आप क्या बोले? किंग ऑफ केमिकल? हाँ, ओके सर। सारे केमिकल्स में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसके अलावा इसका यूज़ एक्सप्लोजिव बनाने में होता है, बॉम्ब बनाने में होता है, मैच बॉक्स, मैचेस मतलब माचिस बनाने में होता है, ऑल्सो इंसेक्टिसाइड बनाने में होता है, फंजीसाइड बनाने में होता है, और इसको रबर के साथ मिक्स किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। एक्चुअली रबर जो होता है, वो नेचुरल रबर जो हम बनाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो जैसे ही, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, तो जैसे ही इसको रबर टायर के साथ कांटेक्ट में फ्रिक्शन करेगा तो हीट पैदा होगी, तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो वो रबर, नेचुरल रबर इज़ नॉट गुड फॉर टायर इंडस्ट्री। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 से 5% सल्फ़र मिला देते हैं, तो सल्फ़र उसको हार्ड बना देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। तो कई बार पूछा है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो सल्फ़र होता है। ठीक है। सर रबर एक नॉन मेटल ही होता है ना? रबर इज अ मेटल पॉलीमर। है। रबर इज अ पॉलीमर। सर पॉलीमर मीन्स? रबर एक कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल नहीं है। दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। पॉलीमर मतलब बहुत सारे एटम्स ऑफ कार्बन इसमें लिंक होते हैं। जैसे प्रोटीन इज अ पॉलीमर, जैसे हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे यूनिट्स जब होती हैं तो वो पॉलीमर्स बन जाते हैं। प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड से। सिमिलरली हमने पढ़ा था स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलती हैं तो वो पॉलीमर बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो बहुत सारी ब्रिक्स जोड़ करके हम घर बना लेते हैं ना, तो उस घर की छोटी छोटी यूनिट्स को मोनोमर बोलते हैं। तो वो पूरा घर ईंटों से मिलके बना होता है। ठीक है। तो पॉलीमर मतलब कि बहुत सारी यूनिट्स जब मिलके बनती हैं तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो रबर इज नॉट अ मेटल, नॉट अ नॉन मेटल, इट इज़ एक्चुअली अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, दैट इज़ वाई हम इसमें सल्फर मिक्स करते हैं। इसकी बात करें कि ये कहाँ मिलता है, तो सोन वैली है। सोन वैली बिहार में है। इसके अलावा ये कर्नाटका में पाया जाता है ना, और असम की कोल फील्ड्स में पाया जाता है। तो पायराइट। सर ये आप सल्फर का ही बता रहे हैं ना? पायराइट, हाँ, पायराइट जिससे हम सल्फर को निकालते हैं। ठीक है। तो लेड हो गया, सल्फर हो गया, मतलब लेड हो गया, जिंक, टंगस्टन एंड पायराइट। इसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम एंड थोरियम। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। यूरेनियम का यूज़ कहाँ होता है पता है किसी को? यूरेनियम एंड थोरियम बोथ आर यूज्ड इन। सर बॉम्ब बनाने में। हाँ, बॉम्ब बनाने में। तो इसके अलावा यूज़फुल पर्पस के लिए बताओ। न्यूक्लियर फिशन करते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
है ना। और इंडिया के पास ह्यूज रिजर्व है इनके यूरेनियम और थोरियम का। थोरियम जिस ओर से निकलता है उसको बोलते हैं मोनाजाइट, MONAZITE। और जैसे मैंने बताया इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो एक तो आपको फिर ये भी पता चलना चाहिए कि हमारी पूरी कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। ये भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से कई बार मैच द कॉलम में आ जाते हैं। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड, है ना। थोरियम का लार्जेस्ट डिपॉजिट है इंडिया के पास। और प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है वो लगभग 2% जितना यूरेनियम पूरे वर्ल्ड में होता है उसका 2% इंडिया प्रोड्यूस करता है। 70% झारखंड में है ना सर? हाँ, यूरेनियम का 70% प्रोडक्शन झारखंड में होता है। यस सर, ईस्ट सिंहभूम में। सिंहभूम में, यस वेरी गुड, हजारीबाग Yes, सिंहभूम sir. डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा गया में भी होता है। और जैसे मैंने माइंस बताई थी ना इसकी, तो माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जादूगुदा माइंस यूरेनियम होता है यहाँ पे झारखंड के अंदर। तो जादूगुदा माइंस डायरेक्टली पूछ लेते हैं, फेमस फॉर यूरेनियम ओर। ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा भी डिपॉजिट्स हैं इसके, बट मोस्ट फेमस इज जादूगुदा माइंस। तो अब मैंने बात करी थी एटॉमिक उसकी एनर्जी की, कहाँ कहाँ हमारे इंडिया में सेंटर हैं एटॉमिक एनर्जी के। तो मैं पूछता जाता हूँ, आप बताते रहना। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ये कहाँ पर होगा? हेलो सर। हाँ हाँ सर महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में होगा, वेरी गुड। भाभा एटॉमिक सेंटर ऐसा कुछ। भाभा अच्छा वो रिसर्च तो बार्क, क्या हो गया उसमें? अच्छा वो तो ये आपका जो एटॉमिक मतलब कि हम लोगों का जो परीक्षण करवाया गया था वो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो है। हाँ, बार्क इज अ रिसर्च सेंटर। हम न्यूक्लियर रिएक्टर यस कहाँ कहाँ हैं इंडिया में उनकी बात कर रहे हैं। तो तारापुर एक है महाराष्ट्र में, दूसरा है यस सर। राणा प्रताप सागर, ये कहाँ पर है? सर राजस्थान। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोटा, कोटा के अंदर है। फिर है तीसरा है नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर, ये कहाँ पर है? सर यूपी या तमिलनाडु। यूपी में है नरोरा। श्योर नहीं सर, यूपी में है। नरोरा इज इन यूपी। फिर नेक्स्ट है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु सर। यस, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु सर। हाँ। नेक्स्ट है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट। सर ये गुजरात में है क्या? हाँ, ये गुजरात में है। अभी अभी क्या हो रहा है कि 2020 तक जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोडक्शन है एनर्जी के मामले में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ नए पावर प्लांट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ड्यू टू NGOs की वजह से, है ना। तो उसी में एक कुंदल कुलम है, किसी को पता है कुंदल कुलम? तो अच्छा, मैंने बता दिया, नहीं बताया। कुंदल कुलम के जब ये यहाँ पे लगा रहे थे पावर प्लांट तो बहुत ज़्यादा ओपोजिशन विलेजर्स की वजह से और NGO की वजह से हुआ था यहाँ पे। कुंदन कुलम कहाँ पर है? ठीक है, कुंदन कुलम तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में बता दिया, कलपक्कम तमिलनाडु में बता दिया, नरोरा यूपी में बता दिया। इसके अलावा एक कैगा है, KAIGA, कर्नाटका में। रावत भाटा बता दिया, राजस्थान में। अब बात करते हैं यूरेनियम की। अभी तक हम थोरियम की बात कर रहे थे। अच्छा, यूरेनियम इज एक्चुअली अ रेडियो एक्टिव मेटल, है ना। रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये एक्चुअली दिस इज़ द ओनली नेचुरली फॉर्म्ड। एक आपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ा है कभी? सुपरनोवा एक्सप्लोजन सुना है? स्टार की एक प्रोसेस होती है, स्टार जब बनता है तो उसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तो उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में यूरेनियम इज़ अ मेटल विच इज़ फाउंड। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता उसमें। यूरेनियम का सिंबल होता है U, कैपिटल U। अब इसके दो आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप हमने डिस्कस किए थे, क्या होते हैं आइसोटोप्स?
सर किसी एक एलिमेंट से जो दो अलग अलग चीजें बनती हैं वो आइसोटोप्स होते हैं। और कोई भाई, इतने सारे लोग हैं, कोई तो बताओ। एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है। सर हाँ, सर एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। वेरी गुड। तो यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, U-238 एंड U-235। अब कोई ये बता सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन दोनों में से कौन सा वाला यूज करते हैं? एक होता है 235, एक होता है 238। 235. Yes, uranium-235 is the only आइसोटोप जो कि फिसाइल होता है। फिसाइल मतलब जिसको हम पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। Sir. हाँ, Yes, sir. तो Nothing, sir. हाँ, तो जब यूएस ने अटैक करा था, किस पे अटैक किया था? इंडिया पे। सर जापान। अच्छा, जापान पे। अरे नहीं नहीं, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिसेंटली यूएस ने सर। हाँ, सर सीरिया। नहीं, उससे पहले सद्दाम हुसैन कहाँ का है? सर इराक। हाँ, इराक पे किया ना था, इराक पे अटैक किया था ना उसने। तो एक्चुअली एक एटॉमिक एजेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी को पता है कि कौन सा कंट्री यूरेनियम को बॉम्ब बनाने में यूज़ नहीं कर रहा है? इसकी देखभाल इसको कौन बताता है? बताओ भाई। सर यूएन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। दिस इज द ये यूएन का पार्ट है ना सर? दिस इज द इंटरनेशनल एजेंसी जो कि लुक आफ्टर करता है कि मतलब पीस, इसका पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। तो यूएस ने क्या किया था, IAEA को भेजा कहाँ पे, इराक में। बोला कि उसने आरोप लगाया कि ये लोग यूरेनियम बना रहे हैं, इससे बॉम्ब बना रहे हैं। तो जब IAEA की एजेंसी गई, उन्होंने छानबीन करी तो उनको कुछ नहीं मिला, बट फिर भी उसने अटैक कर दिया। ठीक है, ये बोलकर कि इनके पास यूरेनियम है और ये अनऑफिशियली तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर किसी को भी न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करना पड़ता है, अपनी कंट्री में करना होता है, या यूरेनियम का यूज़ करना होता है, तो परमिशन लेनी होती है। वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं ये लोग आकर के। उसके बाद जब तक ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि आप इसका कुछ बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तब तक परमिशन नहीं देते हैं। सो IAEA इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। उसने इराक पे ये बोल करके अटैक करा था कि वो लोग यूरेनियम को, देखो एक प्रोसेस होता है एनरिचमेंट। uranium-238 इज़ नॉट अ फिसाइल मटेरियल, मतलब उसको हम यूज़फुल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ नहीं कर सकते, बट वी कैन कन्वर्ट 238 इंटू 235। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट। तो यूएस ने आरोप लगाया था कि इराक जो है वो एनरिचमेंट कर रहा है। एनरिचमेंट से क्या होता है, आप U-235 बना सकते हो, और ये टेक्निक्स बहुत सारी कंट्रीज़ को नहीं पता है, इसीलिए हर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है ना। इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास भी है, बिकॉज पाकिस्तान को किसी चाइना ने या किसी और सोर्स ने उसको मदद करके टेक्निक दे दी है। इसलिए वो जब भी कुछ होता है एक ही बात धमकी देता है कि मैं बॉम्ब छोड़ दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो हर किसी कंट्री के पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्निक नहीं है, राइट। तो अब यूरेनियम, तो आप समझ गए, यूरेनियम-235 का यूज़ हम करते हैं फॉर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंडिया के अंदर बात करें तो U-235 बहुत कम होता है, इसीलिए हमें प्लूटोनियम बेस्ड हमारे पावर प्लांट होते हैं जो हमने रशिया की मदद से इस्टेब्लिश किए हैं। दैट इज़ वाई हमें न्यूक्लियर मटेरियल के लिए रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बिकॉज इंडिया के अंदर जो यूरेनियम मिलता है वो U-238 में मिलता है, तो हमें उसको एनरिचमेंट करना पड़ता है 235 बनाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा में लार्जेस्ट इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा। और कजाकिस्तान जो होता है वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूरेनियम, मतलब 42% यहीं से सप्लाई होती है हर जगह को।
उसके बाद कनाडा में 13% और ऑस्ट्रेलिया में 12%। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर मैंने बताया ना बहुत कम रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, तो हमें जितना भी चाहिए होता है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? रशिया से करेंगे, बिकॉज रशिया ने हमारे को वो वाले रिएक्टर्स दिए हैं जिनसे प्लूटोनियम बेस्ड रिएक्टर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लूटोनियम हमारे यहाँ होता है नहीं, हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं होता, तो दैट इज़ वाई हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रशिया पे रहना पड़ता है। इसके अलावा हम कज़ाकिस्तान और फ्रांस से भी करते हैं इंपोर्ट। इंडिया क्या कर रहा है, ये अभी तक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट वहाँ पे क्योंकि एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है, पता है किसी को? CTBT कुछ सुना है यस सर। किसी ने? क्या होता है? सर इस ट्रीटी के अंतर्गत सर जो 5 नेशंस है यूएन के परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वेटो पावर है, उन्होंने यही कहा था कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है उनके पास है, बट और कोई यदि बनाएगा तो परमिशन लेना पड़ेगा, या सर ये था कि और कोई बना नहीं सकता, अब जितनी है उतनी ही रहेगी, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। और कोई और किसी को पता है? हेलो सर। हाँ। हेलो सर। इस ट्रीटी के तहत मतलब कि जो भी कंट्री इस ट्रीटी पे सिग्नेचर करेगा, हाँ। तो उसका मतलब ये है सर कि वो मतलब कि जो कंट्री है वो एग्री कर रहा है कि वो मतलब इसका विस्तार नहीं करेगा सर, मतलब वो नहीं बनाएगा बम। यस, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है विस्तार नहीं करना। इंडिया ने साइन नहीं किया था इसको। हाँ, तो इंडिया ने साइन करा है? नहीं किया है सर। नहीं सर, 2 बार रिजेक्ट किया है। यस, तो एक्चुअली इसका ये होता है कि आप इस न्यूक्लियर पावर को बॉम्ब बनाने के पर्पस से या वेपन बनाने के पर्पस से यूज़ नहीं करोगे। यू कैन ओनली यूज़ फॉर द पीसफुल पर्पसेस लाइक न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने में, है ना। तो इंडिया ने साइन नहीं किया है, दैट इज़ वाई उसको परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एनीवेज दैट इज़ अनदर इशू। तो हमने अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, इंडिया में इसका हमारे यहाँ पास ज़्यादा सोर्सेज हैं नहीं, दैट इज़ वाई हमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंपोर्ट पे ही के भरोसे ही रहना पड़ता है। इंपॉर्टेंट माइंस मैंने बता दी, झारखंड के अंदर जादूगुदा है, मेघालय में भी है। मेघालय के अंदर आपको नाम याद नहीं रहेंगे, अजीब गरीब नाम है। केलांग है, KYLLENG केलांग। फिर है दोमी सियात एक जगह है, वहाँ पर है। खैर मेघालय में इतना ज़्यादा नहीं पूछते, मोस्टली झारखंड की जादूगुदा माइंस कई बार पूछा हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मिलता है, और भी झारखंड में ना केवल जादूगुदा, इसके अलावा और भी कई जगह हैं, जैसे भटिन है, तुरमिडिया है, मोदिलिया है, बट आप जादूगुदा याद रखो, ठीक है। तो यूरेनियम के बाद आगे आते हैं थोरियम पे। यूरेनियम होता है 92 और थोरियम होता है 90, इसका सिंबल होता है TH। तो ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि नेचुरली मिलता है, और मतलब रेडियो एक्टिव है बट वीक रेडियो एक्टिव है। इसका जो आइसोटोप होता है अनस्टेबल होता है। तो इसके अंदर हम बात करें तो मोनाजाइट जो और बताया था वो मोस्टली केरला वाले कोस्ट पे मिलता है ना। केरला रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ जो हम थोरियम का यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, कंप्यूटर्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, इन्वायरमेंटल मिटिगेशन के लिए, डिफेंस के अंदर यूज़ होता है। दैट इज़ वाई ये थोरियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बहुत ज़्यादा यूज़फुल पर्पसेस भी हैं, क्योंकि यूरेनियम की तरह हम थोरियम को प्रोलिफरेशन के लिए इतना आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यूरेनियम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना, वैसे थोरियम को नहीं कन्वर्ट कर सकते, डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरा इसका एडवांटेज है कि जो थोरियम रिएक्टर होते हैं वो कम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम के बजाय। और देखो हर न्यूक्लियर पावर प्लांट को जब आप यूज़ करोगे ना तो उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, तो डंपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा डंपिंग साइट ओशन बना हुआ है। सारा न्यूक्लियर रिएक्टर का जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको लेड से एब्जॉर्ब करा करके बड़े बड़े ब्लॉक्स समुद्र में जाकर के डंप कर देते हैं। तो
तो जो थोरियम वाले रिएक्टर्स होते हैं वो लेस रेडियो एक्टिव चीज़ें निकालते हैं। दूसरा, ये थोरियम रिएक्टर्स चीपर होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे थोरियम रिएक्टर्स के ओवर द यूरेनियम रिएक्टर्स। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपको। अच्छा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक संजय सर से बात करके आपकी हिस्ट्री की क्लास रखवा